हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम कर रहे हैं एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है फ्रूट गैदरिंग, यानी कि सॉन्ग नंबर 12, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनका सही नाम या पूरा नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। इनका बर्थ हुआ था 7 मई 1861 कैलकाटा वेस्ट बंगाल में, और इनकी डेथ हुई थी 7 अगस्त 1941 कैलकाटा वेस्ट बंगाल में, और ये लगभग 80 ईयर्स तक जिए। इनके पेरेंट्स थे महर्षि देवेंद्रनाथ और माताजी थी इनकी शारदा देवी। इनकी स्पाउस यानी पत्नी थी मृणालिनी देवी, और इनका ऑक्यूपेशन से बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। तो ये पोइट्स भी थे, नॉवेल्स भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे, एस्से भी लिखते थे, स्टोरी राइटर थे, कंपोज़र थे, पेंटिंग भी करते थे तो पेंटर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और साथ ही एजुकेशनिस्ट भी थे। इतने सारे मल्टी टैलेंटेड ये पर्सन थे। इनका जो पेन नेम है वो है भानु सिंह। इनको फेमस नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर्स का 1913 में, और इनको बुलाया जाता है द बर्ड ऑफ बंगाल या गुरुदेव। मोस्टली हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं इन्हें। इनके इम्पोर्टेंस पॉइंट की बात की जाए तो आई रीड रविंद्रनाथ एवरी डे, टू रीड वन लाइन ऑफ हिज इज़ टू फॉरगेट ऑल द ट्रबल ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने कहा था? ये W.B. ईस्ट ने कहा था रविंद्रनाथ टैगोर की, कि मैं हर दम उन्हें पढ़ता हूँ, हर दिन उन्हें पढ़ता हूँ, और जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ तो मैं सारी जो ट्रबल्स होती हैं वर्ल्ड्स की मैं भूल जाता हूँ। गुरुदेव, ए टीचर एम्बॉइंग गॉड लाइक नॉलेज, यानी कि जो टीचर है वो गॉड लाइक नॉलेज देता है। किसने कहा था? हमारे फेमस महात्मा गांधी जी ने। टैगोर वॉज अवॉर्डेड ए नाइटहुड इन 1915, यानी कि उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 में, लेकिन उन्होंने ये त्याग दी थी, वापस कर दी थी 1919 को, जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें। इनके मेजर वर्क है सोनारतारी, चित्रा, जीवन देवता, कल्पना, नाई बेदिया, समरन, एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। इन्होंने अपनी वाइफ की मृत्यु पे लिखी थी। समरन, गीतांजलि उनकी फेमस पोएम है, इन्हें मिला ही था नोबेल प्राइज़। द चाइल्ड रिटन फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन ट्रांसलेटेड इन बंगाली, यानी पहले इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था बंगाली में। उनकी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनका फेमस वर्क है द पोस्ट ऑफिस, यानी कि गीतांजलि के बाद अगर उनका कोई फेमस वर्क है तो पोस्ट ऑफिस है, जिनमें नेट से लेकर हर PGT TGT में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सेक्रीफाइस द फ्यूगिटिव्स, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। अब हम सॉन्ग या पोएम की बात करते हैं तो फ्रूट गैदरिंग सॉन्ग नंबर 12 है, और ये इनकी पोएम गीतांजलि में से लिया गया है। In this poem, the great Sikh Guru Govind, throwing his gift of inauthentic disciples who are still struggling with a materialistic hold over their mind and lives, यानी कि जो फ्रूट गैदरिंग जो एक पोएम है वो एक ग्रेट सिख गुरु गोविंद की है, जिन्हें उनका जो एक डिसिपल है यानी उनका शिष्य या चेला है वो जो है गिफ्ट देता है, और कैसे वो उस गिफ्ट को यूज़ करते हैं, क्या वो गिफ्ट लेते हैं नहीं लेते, इसके ऊपर है। क्योंकि उनका जो चेला था वो मेटेरियलिस्टिक मतलब भौतिक संसार को ही सब कुछ मानता था, अपनी धन दौलत को ही मानता था, और जबकि गुरु इन सब चीज़ से ऊपर होता है। थीम की बात की जाए तो ये रिलेशंस बिटवीन गॉड एंड मैन है, द एटम एंड द कॉस्मस है, यानी कि भगवान और मनुष्य के बीच में। तो गुरु हमें भगवान की तरफ ले जाता है, और जो भौतिक संसार है वो हमें वापस संसार मैन की तरफ ले जाता है। तो ये इसकी रिलेशंस है। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी देख लेते हैं। तो पहली लाइन कहता है, पहली लाइन में ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो पूरा सीन है, पूरा जो ये जहाँ पर ये पोइम्स का प्लेस है वो कैसा है, क्या क्या वहाँ पर दिखाई देता है हमें। Far below flowed the Jamuna, swift and clear, above foundered the jutting bank। तो फार बिलो का मतलब है यहाँ से थोड़ी दूर पर या कुछ दूरी पर। जमुना तो नदी है, क्योंकि जहाँ हमें पहले जमुना कहते थे अभी यमुना कहते हैं। स्विफ्ट होता है तेज़ी से, और क्लियर होता है बिल्कुल ही साफ। और जो होता है फ्राउंड द जूटिंग बैंक, मतलब जो जूटिंग बैंक होती है जो उसके किनारे होती है। तो पहली लाइन में क्या कहता है कि फार बिलो फ्लोड द जमुना स्विफ्ट एंड क्लियर अबाउ द फ्राउंड द जूटिंग बैंक, यानी कि थोड़ी दूरी पर या कुछ दूरी पर ही साफ, निर्मल और उभरे हुए किनारों से क्रोध में उफनती हुई जमुना नदी तेज़ी से बह रही है। यानी कि बहुत क्रोध से उफनती हुई, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ है, और वो साफ़ और
निर्मल है, उसके किनारे जो है मतलब किनारों तक भरी हुई है, इसीलिए क्या कहा है, थोड़ी दूरी पर या कुछ दूरी पर साफ निर्मल और उभरे हुए किनारों से क्रोध में उफनती हुई यमुना नदी तेजी से बह रही है। Hills dark with the woods and scarred with the torrent were the gathered around। जो वुड्स हैं यहाँ पे जंगल के लिए यूज़ किया गया। डार्क मतलब जब बहुत ज़्यादा पेड़ हो जाते हैं, यानी कि पूरे पेड़ों से भरे होते हैं तो डार्क लगता है। तो इस लाइन में कहता है कि पहाड़ों पर जंगलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है और चारों ओर तेज मूसलाधार वर्षा से या फिर तेज धारा के घाव निशान दिखाई दे रहे। यानी कि पहाड़ों पर बहुत सारे पेड़ हैं, परंतु जब इन पहाड़ों पर तेज वर्षा होती है तो वहाँ पर कटाव होता है, या फिर तेज जब नदी अपनी और जब बारिश तेज होती है तो उससे धारा निकलती है, तो उससे वो जब वनस्पति कट जाती है, पेड़ कट जाते हैं तो घाव के निशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी वो ग्रीनरी पे कुछ घाव लगा दी थी। इसलिए क्या कहा गया इस पर, पहाड़ों पर जंगलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है और चारों ओर तेज मूसलाधार वर्षा से या फिर तेज धारा के घाव निशान दिखाई दे रहे हैं। ये थी इसकी मतलब पिक्चर्स दिखाई गई थी कि चीज़ें क्या थी, कहाँ पर ये सीन पिक्चराइजेशंस किया गया है, कहाँ पर ये स्टोरी या सॉन्ग को कंपोज किया गया है। अब यहाँ पर मेन स्टोरी जो गोविंदा डिसिपल की शुरू होती है। गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर सैट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर्स व्हेन रघुनाथ हिज डिसिपल्ड proud of his wealth came and bowed to him and said, I have bought my poor presence unworthy of your expectance। तो गोविंदा क्या है, गोविंदा एक महान, तो ये कहता है कि महान शिक्षक गोविंदा चट्टान पर बैठा शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। तो गोविंदा द ग्रेट सिख टीचर सैट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर्स, मतलब अध्ययन किसका, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। यानी कि कौन है, वो सिख टीचर हैं गोविंदा, वो बैठे हुए शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। When रघुनाथ इज डिसिपल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ, और जब वो पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, अपने अध्ययन कर रहे थे, तब उसका जो शिष्य था या चेला था रघुनाथ उसके पास आया, और जिसे क्या था, प्राउड, अपनी दौलत पर, जिसे धन दौलत पर अपने काफ़ी गर्व था, घमंड था। अब जब वो यानी कि हर जगह हर दम वह अपनी दौलत का शो ऑफ करता था, उसको दिखावा करता था। Came and bowed, bowed का मतलब वो झुकना। Came and bowed to him and said, वो मतलब वह गुरुदेव के आगे झुका और कहा, I have bought my poor presence unworthy of your expectance। यानी कि मैं आपके लिए एक तुच्छ उपहार लेकर आया हूँ जो आपकी स्वीकार करने योग्य भी नहीं है, कृपया करके इसे आप स्वीकार कीजिए। यानी कि वो पहले ही बता रहा है कि ये हालांकि महंगा है लेकिन आपके लिए ये एक तुच्छ भेंट है, या आपके योग्य भी नहीं है कि मैं ये भेंट आपको दे सकूं, तो कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। Thus saying, he displayed before the teacher a pair of gold bangles wrought with costly stones। ऐसा कहकर, यानी कि उसने कहा कि मैं आपके लिए भेंट लाया, उसके बाद क्या कहा, ऐसा कहकर, ही thus saying, ऐसा कहकर उसने एक सोने की चूड़ियों का जोड़ा जो महंगे स्टोन पत्थरों से जड़ा हुआ था अपने गुरु के सामने डिस्प्ले किया, उसके सामने उसे प्रस्तुत किया। The master took up one of them, trilling its round his finger। The master took up one of them, twirling its round his finger, and the diamond dart soft stuff of light। तो मतलब क्या हुआ कि गुरु ने उस जोड़े में से एक चूड़ी को उठाया, टुकड़ा मैंने लिया, जो वो कैसी थी, जब उसने जोड़ा तो महंगी स्टोन की थी, और उस पर तो जब उसने गुरु के सामने डिस्प्ले किया तो अब क्या करा, गुरु ने एक जोड़ा जो था उस चूड़ी का, उसमें से एक चुना, उसे लिया, उसे अपनी उंगली में ट्विलिंग करा, मतलब अपनी उंगली में घुमाया, और उसमें जो एक डायमंड था, राउंड इज फिगर एंड डायमंड डर्टेड स्ट्राफ ऑफ लाइट, जो उसमें डायमंड था, हीरा था, उसमें से एक प्रकाश की किरण बाण की तरह बाहर निकली और चारों फैल गई। मतलब जैसे वो घुमाए तो डायमंड पे रोशनी पड़ी तो उसमें से एकदम एकदम रिफ्लेक्ट हुई लाइट, और उसकी वजह से क्या हुआ हम आगे देखते हैं। Suddenly it slipped from his hand and rolled down the bank into the water।
सडनली माने क्या, वो जैसे ही वो डायमंड में से रोशनी निकली किरण की तरह एकदम रिफ्लेक्ट हुई उसकी आंखों में, तो अचानक ही उसके हाथ से चूड़ी जो थी वो स्लिप हो गई, फिसल गई और लुढ़क कर यानी कि रोल्ड आउट करके रोल करके लुढ़क कर नदी के किनारे बैंक से होती हुई पानी में चली गई, डूब गई। मतलब जब वो घुमा रहा था वो गोल्ड में, उसमें डायमंड था, उसका जो लाइट निकली उससे उसकी आंखों में ऐसे एकदम लगी वो गुरु के, तो वो जब वो रोल कर रहा था तो वो एकदम रोशनी पड़ी तो वो उसके हाथों से फिसल गई और लुढ़क कर कहाँ चली गई, यानी कि किनारे से बैंक से होते हुए पानी में चली गई। अलास स्क्रीम्ड रघुनाथ एंड जंप इनटू द स्ट्रीम। अलास मतलब हाय कहकर रघुनाथ जोर से क्या करा, उसने जोर से स्क्रीम चिल्लाया, जोर से चिल्लाया और उसने क्या किया, और नदी में कूद गया। एंड जंप इनटू द स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब धारा है, नदी है। तो हाय कहकर क्या, वो हाय दुख के कारण रघुनाथ जोर से चिल्लाया और नदी में कूद गया और छलांग उसने लगा दी। उसने छलांग लगा दी। अब क्या है नेक्स्ट लाइन में, द टीचर सेट हिज आईज अपॉन हिज बुक एंड द वाटर हेल्ड एंड हाइड व्हाट इट स्टोल एंड वेंट इट वे। गुरु ने तो क्या करा, द टीचर सेट हिज आईज अपॉन हिज बुक, यानी कि गुरु ने अपनी आंखें अपनी किताब के ऊपर लगा दी, जो स्क्रिप्चर्स जो शास्त्र वो पढ़ रहा था उसके ऊपर लगा दी। और पानी ने क्या करा, पानी ने उस चूड़ी को पकड़ा और छुपा लिया जो उसने चुराया था और अपने रास्ते बहता गया। तो इसने क्या कहा, द वाटर हेल्ड एंड हाइड व्हाट इज स्टोल एंड वेंट इट अवे, यानी कि पानी में वो गई तो उसने पानी ने उसके एक तरीके से अंदर जाके छुप गई, उसने एक तरीके से पानी ने उस चूड़ी को चुरा लिया और फिर वो क्या है, वो तो अपने रास्ते वो स्विफ्ट और क्लियर बह रहा था तो वो अपने रास्ते बहता ही रहा। तो इसमें क्या गया, हाइड हेल्ड एंड हाइड मतलब उसने चुरा लिया और अपने पास रख लिया। एंड व्हाट इज स्टोल मतलब पानी को एक पर्सनिफाई किया गया कि पानी ने चुरा लिया। The daylight faded when Raghunath came back to the teacher, tired and dripping. अब दिन का प्रकाश जो रोशनी थी, डे लाइट की जो रोशनी थी, फीडेड अब फीकी होने लगी, यानी कि दिन की रोशनी अब फीकी होने लगी। तो क्या है इसका तात्पर्य इसका है कि शाम होने लगी। जब रघुनाथ गुरु के पास वापस आया तो वो कैसा था, वो टायर्ड था और ड्रिपिंग मतलब थका हुआ था और बहुत ही भीगा हुआ था, क्योंकि उसने नदी में जंप किया था तो वो भीगा हुआ था। ही पैंटेड वो हाँफ रहा था और सैड उसने हाँफते हाँफते कहा, आई कैन स्टिल गेट इट बैक इफ़ यू शो मी वेयर इट फेल। मैं उसे वापस ला सकता हूँ, किससे कहा उसने, अपने गुरु से कहा कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ यदि आप मुझे यह दिखा दें या इशारा कर दें कि वो कहाँ पर गिरी थी। ठीक है, तो उसने वेयर इट्स फॉल, शो मी यानी इशारा कर दे या बता दें कि वो कहाँ गिरी थी। The teacher took up the remaining bangle and throwing it into the water said, "It is there." गुरु ने जो बची हुई बैंगल थी यानी उस जोड़े में से एक चूड़ी तो गिर गई थी, जो एक चूड़ी बची हुई थी उसको लिया और उसको पानी में फेंकते हुए कहा यहाँ पर गिरी थी। तो ये थी सॉन्ग नंबर 12 की, मतलब कैसे एक जो चेला था रघुनाथ वो अपने गुरु को अपनी दौलत का शो ऑफ कर रहा था, लेकिन गुरु के लिए वो एक तुच्छ भेंट थी और उसका तो पूरा ध्यान अपने शास्त्रों का अध्ययन पे अपने अध्ययन के ऊपर ही था। उसने उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी और रघुनाथ के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी, जबकि वो अपने गुरु को गिफ्ट दे रहा था। तो गिफ्ट देने के बाद भी उसमें मतलब जो चीज़ का जो लालच था वो नहीं मिटा था, और जबकि गुरु के ने लिया और वो उसने गिर गई, उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया और अपनी अध्ययन पर उसने अपनी स्टडी पे कंटिन्यू उसने रखा, अपने फोकस करा। तो ये थी एक छोटी सी पोएम या सॉन्ग कह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।